दोस्तों वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद पुराना लगे, लेकिन इसका जो नया वेरिएंट है वो पूरे ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम की नींद उड़ा के बैठ चुका है। तो हम बात कर रहे हैं इबोला वायरस की। वही वायरस जिसने 2014-2016 में तबाही मचाई थी, बट अब वो एक प्रो मैक्स वेरिएंट के साथ वापस आ चुका है। और सबसे डरावनी बात इस पर क्या है कि इस बार हमारे पास ना तो कोई वैक्सीन है, ना ही कोई सॉलिड ट्रीटमेंट है। तो चलिए इस डीप डाइव के अंदर हम समझते हैं कि आखिर कॉन्गो के जंगल से निकल कर ये वायरस अमेरिका के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया। तो पहला पार्ट है कि द अलार्म बेल, जो WHO की वार्निंग है। 17 मई 2026 को WHO ने एक बार फिर से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। एंड अभी तो हम कोविड के बॉम्ब से निकले ही थे एंड पुराना दुश्मन एक नए अवतार के साथ लौट आया है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी का यही कहना है कि उन्होंने आज तक इबोला का ऐसा घातक रूप, मतलब इतना ज़्यादा डेडली फॉर्म कभी नहीं देखा था। जो कॉन्गो है, जो कॉन्गो स्टेट, वहाँ पे अब तक 140 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 600 से ज़्यादा सस्पेक्टेड केसेस सामने आ चुके हैं। एंड अमेरिकन कनेक्शन इसमें क्या है कि खबर तो ये भी है कि 6 अमेरिकन की वायरस की चपेट में है। एंड जिनमें से एक को तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन के बाद ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी भी लेके जाया गया है। एंड लिथालिटी तो इसके नए वेरिएंट की अगर हम बात करें तो एवरेज डेथ रेट जो है वो 25 to 40% के बीच है। मतलब अगर 10 लोग होते हैं तो उसमें से 4 की मौत तो पक्की है। मतलब इसका बहुत ज़्यादा है लिथालिटी रेट। और याद रखिए कि इसके लिए अभी भी कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है। दूसरा अपना ये नेचुरल क्वेश्चन है कि ये पहले से डिफरेंट कैसे है, वाई दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिफोर। आप सोचेंगे इबोला तो पहले भी आता था और कंट्रोल हो जाता था, पर इस बार इसमें अलग क्या है। तो इसका जवाब ये है कि ज्योग्राफी और पॉपुलेशन। पहले इबोला जो है कॉन्गो के दराज रिमोट जंगलों के अंदर ही लिमिटेड रहता था, लेकिन इस बार जो है ये नॉर्दर्न किवू और इटोरी जैसी जगह, जैसी घनी आबादी, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड जगहों में भी जहाँ पहुँचा है। तो यहाँ पे सिर्फ लोग नहीं रहते, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इसकी वजह से वायरस जो है कॉन्गो की बॉर्डर क्रॉस करके युगांडा तक पहुँच गया है, जहाँ युगांडा का कैपिटल में 2 कंफर्म केस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसको बाहर नहीं निकलने देना था अपने को। अभी ये लोगों के बीच में फैलना स्टार्ट हो रहा है। WHO को डर है कि असल नंबर्स जो है रिपोर्ट से कई ज़्यादा हो सकते हैं। जितने भी मिस्टीरियस डेथ्स हो रही है उस एरिया में, हो सकता है इसी वायरस की वजह से हो। एंड द टाइमलाइन ऑफ फेलियर की कैसे शुरू हुआ, इसका जो आउटब्रेक है, इसकी शुरुआत की कहानी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब 24 अप्रैल था तो एक 59 ईयर ओल्ड का हेल्थ वर्कर, उनको इन्फेक्शन हुआ था कि सिर्फ 3 दिन बाद ही उनको इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और तेज़ बुखार से उनकी मौत हो गई। मतलब खुद हेल्थ केयर वर्कर की मौत हो चुकी है इसमें। एंड डिले की बात करें तो WHO को इसके बारे में 5 मई को पता चला। जो चीज़ 24 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल को वो मर गए, उसके बाद WHO को कब पता चला? 5 मई को पता चलता है। यानी कि पूरा 2 हफ्ता ये वायरस बिना किसी रोक टोक के लोगों के बीच में ऑफकोर्स फैलता रहा होगा। दैन स्प्रेड की बात करें तो 5 मई को मोंगवालू में अलर्ट इशू हो गया और 14 मई तक सैंपल्स कंफर्म करते हैं कि ये बुंडीब्यो वेरिएंट है, इसके वेरिएंट का नाम है। तो सबसे अजीब बात इसमें क्या है कि युगांडा में जो 2 लोग मिले वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वायरस कम्युनिटी में साइलेंट तरीके से ये फैल चुका है। कंपाला, जहाँ पे 40 लाख लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे ये कितना फैला होगा इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। फिर आता है सिम्टम्स और ट्रांसमिशन की बात। तो इबोला का जो इन्फेक्शन है वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वायरस शरीर में घुसने के बाद 2 से 21 दिन लेता है सिम्टम्स दिखाने। मतलब अगर आज आपको हो गया इबोला तो 2 दिन या 21 दिन के बाद जाके आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे, तब जाके आपको खुद को पता चलेगा कि ओके ये सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट है। और इसके अर्ली सिम्टम्स क्या है कि शुरुआत में ही नॉर्मल बुखार, थकान, मसल पेन जैसे लगता है। इसके लिए डॉक्टर्स इसे पहचान नहीं पाते हैं, बिकॉज ये तो बहुत जनरल सिम्टम है ना। डॉक्टर को भी कैसे पता? बुखार, थकान, मसल पेन तो वैसे दूसरी चीज़ों में भी होता है, तो इसी डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये इबोला ही है। फिर आता है हॉरर फेज। धीरे धीरे शरीर के अंदर और बाहर अनकंट्रोल ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे गम्स है टीथ के नीचे, तो गम्स वहाँ पे, आँखों में, नाक में, तो यहाँ सब जगहों पे ब्लड निकलने लग जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो हमारे फेल होने लग जाते हैं और अंत में बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ इट लाइक हंता वायरस? नहीं, तो हंता वायरस ज़्यादातर जो है रैट्स और चूहे, रोडेंट्स, इन सब से फैलता है और इंसान से इंसान में बिल्कुल ही कम फैलता है। लेकिन इबोला जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी इंसान से इंसान में बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आप किसी की
इन्फेक्टेड इंसान के खून या उसका सलाइवा या पसीने से कांटेक्ट में अगर आप आ गए ना तो आप गए। यहाँ तक कि मरने के बाद भी जो फ्यूनरल्स के वक्त बॉडी से ये वायरस फैल सकता है, मतलब आप मर गए उसके बाद जो आपके आजू बाजू लोग आएंगे फ्यूनरल करने के लिए उनको भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा जो शक है वो फ्रूट बैट्स के ऊपर जाता है। ये जो बैट्स वायरस कैरी करती हैं और ख़ुद बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जब इंसान के कांटेक्ट में आ जाते हैं ना तो वो फिर इंसान बीमार पड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कि जियोपॉलिटिकल क्योस, ट्रम्प, मस्क और फंडिंग। ये वो प्लॉट ट्विस्ट है जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। हिस्टोरिकली जब भी इबोला जैसा आउटब्रेक होता था तो अमेरिका यूएसए आगे आकर फंडिंग और एक्सपर्टीज़ देता था। 2014-2016 में अमेरिका ने $2 बिलियन खर्च किए थे इसको रोकने के लिए, लेकिन 2025-26 में सब कुछ बदल गया। डॉज एंड कॉस्ट कटिंग। जनवरी 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉस्ट कटिंग के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा था। इलॉन मस्क जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज के हेड हैं, उन्होंने यूएस एड जो दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डोनर था उसको डिसॉल्व कर दिया। एंड $100 मिलियन की एक मिस्टेक भी है। स्टॉप स्पिलओवर नाम का एक प्रोग्राम था जिसका काम था जानवरों से इंसानों में होने वाले वायरस को फैलने से रोकने का काम था उसका। तो एक ऑटोमेटेड ईमेल भेजकर इस प्रोग्राम की फंडिंग भी कैंसिल कर दी गई, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे अमेरिकन टैक्स पेयर्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है एंड मतलब हमको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो हम ये प्रोग्राम बनाएं क्यों। मतलब वायरस जो है जानवरों से इंसान में फैलने के लिए रोकने वाला जो प्रोग्राम था स्टॉप स्पिलओवर, वो प्रोग्राम भी बंद हो गया, उसकी फंडिंग ही बंद हो गई। फिर है WHO एग्जिट। 22 जनवरी 2026 को अमेरिका ने WHO से अपना 80 साल पुराना रिश्ता भी तोड़ दिया। तो ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि WHO जो है वो चाइना की तरफदारी करता है। इस वजह से WHO के पास भी कोई फंडिंग नहीं है, अब अमेरिका उसको पैसे देगा ही नहीं। तो इसका नतीजा क्या है कि ट्रैकिंग मॉडल्स के मुताबिक इस फंडिंग जो है शटडाउन की वजह से अब तक दुनिया भर में 7 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 5 लाख तो बच्चे ही हैं। 7 लाख लोगों में से 5 लाख तो बच्चे हैं। और कॉन्गो के अंदर जो क्राइसिस हो रहा है मिलिटेंट्स एंड मिनरल्स का, कंटेनमेंट क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि कॉन्गो का ईस्टर्न हिस्सा जो है वो वॉर जोन है। वहाँ गोल्ड और मिनरल्स पर कब्जा करने के लिए 100 से ज़्यादा रिबेल ग्रुप्स हैं। आसपास आपस में ही वो रिबेल ग्रुप्स लड़ते रहते हैं, तो लोग डर के मारे हॉस्पिटल्स भी नहीं निकल ही नहीं सकते ना घर से, क्योंकि रास्ते में जो है वो वायलेंस होता रहता है वहाँ पे। तो जब तक लोग आइसोलेट नहीं होंगे ना तो वायरस को रोकना पॉसिबल ही नहीं है। फिर दूसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। तो ये ग्लोबल वायरस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो हमारे हाथ में है। एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी बरसों की सेविंग्स को ख़त्म कर सकती है। तो ऐसी चीज़ें आपको लेके रखनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो क्या इबोला कोविड की तरह पूरी दुनिया को लॉक कर देगा? एक्सपर्ट का मानना है कि फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि इबोला कोविड की तरह एयरबोर्न मतलब हवा में फैलने वाला नहीं है। इसके लिए डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम एक नए स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। अगर ये वायरस इवॉल्व हो जाता है, मतलब जैसे नए नए स्ट्रेन्स बना लेते हैं ये लोग म्यूटेशन करके, और इसका कोई नया वेरिएंट हवा से फैलने वाला अगर बन गया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। कोरोना ने हमको ये सिखाया कि किसी भी वायरस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अमेरिका में केसेस को मिलना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक रियलिटी चेक है। पैसे बचाने के चक्कर में जो इसने फंडिंग रोकी है ना, वही वायरस अब इसके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा है। तो स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।